दोस्तों, शायद आपने इस बुक समरी को सुनने का फैसला इसलिए किया होगा क्योंकि हो सकता है आप भी उन लोगों में शामिल हों जिन्हें पूरी दुनिया के उन हजारों पॉर्न यूजर्स के बारे में जानना है और जो इसे छोड़ना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपको खुद पोर्नोग्राफी की बुरी लत लग गई है और इसलिए आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं। गैरी मानते हैं कि योर ब्रेन ऑन पॉर्न में आपकी रुचि होने का इन दोनों में से कोई एक ही मुख्य कारण हो सकता है, बाकी की कई और वजहों में से। हो सकता है आप ऑनलाइन पॉर्न देखने में इतना सारा वक्त व्यतीत कर रहे हैं कि आपका इससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। या हो सकता है आपको सेक्स के क्लाइमैक्स के दौरान दिक्कत आ रही हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर सेक्स की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका असर आपकी वैल्यूज पर पड़ रहा है। अगर आप भी उन हजारों लोगों की गिनती में अपने आप को शामिल करते हैं तो आपको शायद अच्छा खासा समय तो लगा ही होगा ये समझने में कि आपकी मुसीबतों का कारण और कोई नहीं बल्कि पॉर्न यूज ही है। शुरुआत में कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी समस्याओं का कारण डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी या लोअर टेस्टोस्टेरोन है। कई बार लोग डॉक्टर से भी सलाह लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि डॉक्टर्स ग्राफिक इमेजेस को देखना नॉर्मल समझते हैं और उनके हिसाब से इंटरनेट पॉर्न कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन गैरी का मानना है कि डॉक्टर के इस स्टेटमेंट का पहला हिस्सा तो सही हो सकता है पर दूसरा नहीं। आजकल के समय में हमारी यंग जनरेशन ये विश्वास रखती है कि पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल खराब नहीं है। जो लोग इसका विरोध करते हैं देखा गया है कि वो ज्यादातर किसी धार्मिक संस्था या सोशली कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। हमें दोनों की ही बातों को सुनना चाहिए ताकि हम किसी एक सही नतीजे पर पहुंच सकें। गैरी ने पिछले 9 सालों से पोर्नोग्राफी के बारे में कई लोगों के एक्सपीरियंसेस को अच्छे से जाना है। इससे भी ज्यादा समय उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ ये जानने में बिताया है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। उनका मानना है कि ये मुद्दा सिर्फ लिबरल और कंजर्वेटिव थिंकर्स को लेकर नहीं है और ना ही ये सामाजिक शर्मिंदगी और सेक्सुअल फ्रीडम के बारे में है। योर ब्रेन ऑन पॉर्न पूरी तरह से हमारे ब्रेन के नेचर के बारे में है और कैसे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हुए बदलाव के कारण रिस्पॉन्ड करता है। इससे हमें सेक्सुअल कंटेंट के ओवर कंजम्पशन की वजह से हुए इफेक्ट्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। लेखक के हिसाब से इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अनलिमिटेड इंटरनेट पॉर्न की सप्लाई है। 2008 की एक स्टडी के मुताबिक 14.4% बच्चे 13 साल की उम्र से ही पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। 2011 तक आते आते ये 48.7% बच्चों में देखा जाने लगा। 2017 के ऑस्ट्रेलियन क्रॉस सेक्शनल स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि 69% लड़के और 23% लड़कियां 13 साल की उम्र से ही पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। एक दशक पहले तक गैरी को इंटरनेट पॉर्न के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और ना ही कभी वो पॉर्न को बैन करने के पक्ष में रहे। शायद इसका कारण ये था कि उनका जन्म नॉर्थ वेस्ट सिएटल के एक लिबरल नॉन रिलीजियस घर में हुआ था। लेकिन जब कई लोग उनकी पत्नी की वेबसाइट पर जाकर ये कन्फेस करते हैं कि उन्हें पॉर्न एडिक्शन है, तब उन्हें लगा कि बात थोड़ी गंभीर तो है। एक एनाटॉमी और साइकोलॉजी के टीचर होने की वजह से उनका इंटरेस्ट हमेशा से न्यूरोप्लास्टिसिटी, एडिक्शन, ब्रेन के मैकेनिज्म को लेकर रहा था। उन्होंने न्यूरोप्लास्ट, जिसे दिमाग का एपेटाइट मैकेनिज्म भी कहते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए बायोलॉजिकल रिसर्च को भी ध्यान में रखा था। कई बार हमारी आदतों में आए बदलाव की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल बैलेंस पर असर पड़ता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा उत्तेजना की भावना हमारे अंदर पैदा हो सकती है और इसलिए हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन की जरूरत महसूस होने लगती है। ये आपके एंजॉयमेंट और आए दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाधा डाल सकता है और साथ ही ये हमें और ज्यादा स्टिमुलेशन ढूंढने पर मजबूर करने लगता है। इसके अलावा हमारे मूड, हमारे नजरिए और प्रायोरिटी में ऐसे बदलाव लाता है जिसकी हमें खबर तक नहीं लगती है। लेकिन साइंस की मदद से कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने पॉर्न से हुई तकलीफों को समझा और साइंस की मदद से ही अपने ब्रेन को रीडिजाइन किया ताकि उनकी पॉर्न से जुड़ी आदतों में सुधार आ सके। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पॉर्न हानिकारक है या नहीं, बल्कि उन्होंने खुद इस चीज को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करके अपने आप में आए बदलावों को देखा। एक अच्छी बात यह है कि जो लोग इंटरनेट पॉर्न की समस्या में फंसे हुए हैं वो इन लोगों के अनुभव से सीखकर इस प्रॉब्लम से खुद को आराम पहुंचा सकते हैं। लेकिन कई बार उनके मोटिवेशन का जरिया उनके खुद की सेक्सुअल डिसफंक्शन बन जाती है, जैसे अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्ट ना होना, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन या इजैकुलेशन में देर होना आदि। एक और न्यूरोलॉजिस्ट हैरी फिश के अनुसार
पॉर्न धीरे धीरे सेक्स को खत्म करता जा रहा है। उनके हिसाब से इंटरनेट पॉर्न लोगों को उस चीज का एक्सेस दे रहा है जो चीज इंसान को कभी कभी एक ट्रीट के रूप में मिलनी चाहिए, ना कि रोज। मई 2014 के सम्मानीय मेडिकल जर्नल जामा साइकेट्री ने ये पब्लिश किया था कि आज के समय के पॉर्न यूजर्स ज्यादातर उनकी सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस में गिरावट महसूस करते हैं। इस स्टडी का नाम ही था द ब्रेन ऑन पॉर्न। इस जर्नल के लीड ऑथर के हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा में पॉर्न देखने वाले यूजर्स का दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। 2014 के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंस एक्सपर्ट की एक टीम ने ये पता लगाया कि जो लोग पॉर्न एडिक्ट होते हैं उनको असल जिंदगी में किसी भी महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आने से दिक्कत आती है। इसके बाद से दर्जनों ऐसी स्टडीज और लिटरेचर रिव्यू लिखे जाने लगे जिससे ये साबित होने लगा कि इंटरनेट पॉर्न यूजर्स का दिमाग कैसे पूरी तरह चेंज कर देता है। गैरी ने उन सभी समस्याओं को पॉइंट आउट किया है जो पोर्नोग्राफी की वजह से पैदा होती हैं। इस बुक समरी से हम ये जानेंगे कि कैसे इन सब का संबंध न्यूरोसाइंस और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से है और कैसे हम लोग पोर्नोग्राफी से जुड़ी समस्याओं को समझकर उन्हें सुधार सकते हैं। ये सवाल आप सभी के मन में आ सकता है कि एक आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसकी सुस्त सेक्सुअल परफॉर्मेंस का कारण पॉर्न है, एंजाइटी नहीं। इसे समझने के लिए कुछ तरीके आजमाने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और उन्हें बताइए अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल एबनॉर्मेलिटी दिख रही है। दूसरा, अपना कोई भी पसंदीदा पॉर्न चलाइए और मास्टरबेट करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, फिर से किसी दूसरे समय मास्टरबेट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन बिना पॉर्न देखे या पॉर्न के बारे में सोचे बगैर। अपने दोनों बार के एक्सपीरियंस को देखते हुए अब सोचिए कि आपके इरेक्शन की क्वालिटी कैसी थी और आपको क्लाइमेक्स तक पहुंचने में कितना वक्त लगा। एक स्वस्थ इंसान को बिना पॉर्न देखे भी फुल इरेक्शन तक पहुंचने में और मास्टरबेट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पॉर्न देखते वक्त ज्यादा स्ट्रॉन्ग इरेक्शन आता है और बिना पॉर्न देखे नहीं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। वहीं अगर आपको बिना पॉर्न देखे स्ट्रॉन्ग इरेक्शन आता है लेकिन असल जिंदगी में पार्टनर के साथ सेक्स करते वक्त नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आपको एंजाइटी रिलेटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। लेकिन अगर आपको दोनों तरह से ही स्ट्रॉन्ग इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको प्रोग्रेसिव पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या आपके बिलो द बेल्ट एरिया में कुछ दिक्कत है, जिसके लिए आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। गैरी विल्सन को लगता है कि पॉर्न से रिलेटेड समस्या फ्यूचर में और बढ़ने वाली है और इससे बचने के लिए वो सबसे प्रॉमिसिंग रिसर्च की खोज भी कर रहे हैं। पर एक चीज साफ तौर पर बताना सही रहेगा कि जरूरी नहीं है कि सबको पॉर्न से तकलीफ ही हो। ऐसा हो ही सकता है कि लोगों को कोई तकलीफ महसूस ना हो रही हो। ऐसी किसी चीज को लेकर लेखक किसी तरीके की कोई बहस नहीं करना चाहते हैं और ना ही वो लोगों के अंदर ह्यूमन सेक्सुअलिटी को लेकर कोई डर बैठाना चाहते हैं। ये हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट के बारे में क्या सोचता है और उसे कैसे अपनी जिंदगी में लाता है या नहीं लाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप में से किसी को लगता है कि उन्हें पोर्नोग्राफी हार्म कर रही है या उनके किसी करीबी इंसान को हार्म कर रही है, तो योर ब्रेन ऑन पॉर्न बुक उनकी मदद जरूर करेगी। 2008-9 के करीब जब इंटरनेट पर लोगों ने एक भारी संख्या में पॉर्न देखना शुरू किया ही था, तब कई लोगों ने इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या बाकी लोगों के साथ शेयर की थी। कई लोगों में कभी कभी इरेक्शन बहुत जोर का देखा जाता था तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। लोगों को इतनी बुरी लत लगी हुई थी कि उन्हें लगता था कि कोई असली औरत उनमें इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन पैदा कर ही नहीं पाएगी। इस समय तक ना तो योर ब्रेन ऑन पॉर्न आई थी और ना ही नो फैप या पॉर्न एडिक्शन से जुड़ा कोई ऐसा आर्टिकल या मेडिकल रिपोर्ट खुलेआम मिलता था। इसलिए जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती थी, उन्हें लगता था कि वो इस सोसाइटी पर कलंक है और उनकी मदद कोई नहीं कर सकता है। कई लोगों ने इसी डर के चक्कर में कभी अपना इलाज ही नहीं करवाया। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी इस बुरी लत को पहचाना और उससे निकलने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुआ। एक ऑनलाइन पॉर्न यूजर जिसका ऑनलाइन यूजर नेम reddit/nofap था, इस समस्या से जूझ चुका है। रेडिट की ये समस्या उसके प्यूबर्टी में ही शुरू हो गई थी। उसके पूरे शरीर पर इसने अपना बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा था। एक समय के बाद रेडिट को ऐसा लगने लगा था कि वो इस सोसाइटी का एक हारा हुआ इंसान है। पॉर्न देखना छोड़ने से 1 साल पहले उसे खुद को साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ा था।
जिन्होंने उससे ये कहा था कि उन्हें बहुत भयंकर सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे उन्होंने इस पॉर्न की समस्या को ठीक करने की कोशिश की, उसे लगने लगा कि उनके दिल से मानो कोई भारी बोझ उतरने लगा हो। करीब 80 दिन तक बिना मास्टरबेशन के उसने पाया कि उसकी बॉडी में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस होने लगे हैं। उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट पाएगा। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट ही अपनी पॉर्न से जुड़ी समस्या के बारे में अर्ली स्टेज में ही सोशल मीडिया पर बता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास हमेशा हाई स्पीड इंटरनेट पॉर्न बाकी सभी लोगों की तुलना में पहले पहुंचता है, जिसकी वजह से उनका एक अलग सेक्सुअल टेस्ट तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्स के दौरान इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना भी करना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर लोगों की उम्र 20 या उससे थोड़ी ही ज्यादा होती है। और अब बात करते हैं पोर्नोग्राफी के इतिहास की। पोर्नोग्राफी का इतिहास। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता है कि कैसे पोर्नोग्राफी ने हमारी जिंदगी पर असर किया है और इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। पर क्या आपको पता है कि पोर्नोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए जानते हैं पोर्नोग्राफी के इतिहास के बारे में। विजुअल पोर्नोग्राफी का आगमन मैगजीन के रास्ते हुआ था। लोगों को अपने आप को इस स्टैटिक इरोटिका की मदद से ही अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ता था। इसके अलावा चाहे तो उन्हें अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर और ज्यादा पैसे खर्च करके महंगे मटेरियल खरीदने पड़ते थे। उस समय ऐसी कई एक्स रेटेड मूवीज भी मिलती थी जो काफी महंगी होती थी। ऐसे भी कई हद से ज्यादा एडिक्टेड लोग थे जो सिर्फ एडल्ट सेक्सुअल क्लिप्स के लिए पूरी की पूरी बुक स्टोर भी छान मारते थे। लेकिन इन सब के बावजूद सेक्सुअल कंटेंट कुछ लोगों की पहुंच तक सीमित रह जाता था। ज्यादातर लोग अपना समय मूवी हाउस या पीप शो बूथ में बिताना भी पसंद नहीं करते थे। इसके बाद एंट्री होती है वीडियो रेंटल्स और लेट नाइट केबल चैनल वालों की। ये मीडिया लोगों के स्टैटिक पॉर्न से ज्यादा दिलचस्प होती थी। इससे लोगों को कहीं न कहीं शर्मिंदगी का भाव भी कम महसूस होता था, क्योंकि उन्हें और 10 लोगों के बीच बैठकर सिनेमा हॉल में पॉर्न देखने की जरूरत अब नहीं थी। इसके बावजूद लोगों को लगता था कि जब तक बाजार में कोई नई चीज नहीं आ जाती है, वो एक ही वीडियो कितनी बार देखेंगे। कई बार लोगों को पॉर्न के नाम पर एक पूरी की पूरी कहानी देखनी पड़ती थी। इस समय तक भी कई लोगों के पास अभी भी पॉर्न की सुविधा मौजूद नहीं थी। तो इसके बाद लोगों ने डायल अप की मदद लेनी शुरू की। डायल अप ज्यादातर सस्ते में मिल जाते थे और ये प्राइवेसी का अच्छा जरिया था। लेकिन इसमें मिलने वाले वीडियोस भी ज्यादातर स्टिल पिक्चर्स में होते थे। पहले तो लोगों को एक वीडियो डाउनलोड करना पड़ता था। इस डाउनलोड करने के चक्कर में कई बार वायरस का रिस्क भी उठाना पड़ता था। और अगर लोगों के कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वीडियो के मुताबिक सही नहीं रहता था तो पहले उसकी मरम्मत की जाती थी। इन सभी झमेलों के बाद इंसान चाहे तो अपने पसंदीदा वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड करके उसे 1 से 2 बार देख सकता था। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पॉर्न के इतिहास का असल परिवर्तन इंटरनेट के आने से कैसे शुरू हुआ